Bismillahirrahmanirrahim. My name is Adnan Choktai, and today we are discussing strategy analysis and choice in strategic management. So, strategy क्या होती है? हम मतलब what do you mean? Strategy is an action plans. यानी कि जो हम करना चाहते हैं, ये हम प्लान करते हैं, उसको जो उसकी जो एक्शन प्लान्स जो होते हैं, उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं कि उसको कैसे करना, क्या करना है. ये कहता है कि स्ट्रेटजी जनरली इन्वॉल्व्स setting goals and priorities, determining action to achieve the goals, and mobilizing resources to execute the actions. A strategy describes how the ends, यानी goals, which will be achieved by the resources. यानी कि जी आपका ये है कि आपका एनालिसिस होता है, स्ट्रेटजी जो है आपके एक्शन प्लान्स होते हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं और आपने क्या सोचा है और आपने उसको कैसे करना है और उसको करने के लिए आपके पास क्या चीज़ें हैं. यानी आप प्लान तो कर लेते हैं. स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन जो है वो प्लानिंग के बाद आती है. आप प्लान सोचते हैं कि जी हमने ये करना है, उसको कैसे करना है, वो उसको उसकी जो कैसे करना वाली जो चीज़ है उसको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं. Strategic planning is the systematic process that helps you to set an ambition for your business future and determine how best to achieve it. Its primary purpose is to connect three key areas: your mission, which defines your business, your purpose, योर विजन, डिस्क्राइबिंग व्हाट यू वांट टू अचीव. वो ये कहता है कि स्ट्रेटजी जो है आगे स्ट्रेटजी फॉर्मिंग या स्ट्रेटजी जो प्लानिंग है वो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है जिसमें हम ये करते हैं कि हमने क्या करना है और उसको कैसे करना है. और ये दो चीज़ों को डिस्क्राइब करता है जो हमने पीछे भी पढ़ी थी, विजन एंड मिशन. विजन ये होता है जो आप अपने आप को व्हाट डू यू वांट टू अचीव, कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, और मिशन वो है कि आपने उसको अचीव कैसे करना है. तो वो यही कह रहा है कि अचीव उसको जो आपके टास्क होते हैं, mission which defines your business, और vision which describe what you want to achieve. स्ट्रेटजी के कुछ लेवल्स भी हैं, डिफरेंट हैं. स्ट्रेटजी के फॉर्म्स भी हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल स्ट्रेटजी है, कॉर्पोरेट लेवल है, बिजनेस लेवल है, वो उसके दूसरे लेवल्स हैं. लेकिन हम तीन मेजर लेवल को डिस्कस करते हैं जो स्ट्रेटजी के अंदर है. वो है आपकी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, सेकंड इज योर बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, एंड थर्ड इज योर मार्केट लेवल स्ट्रेटजी. अब कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी क्या है? The corporate level strategy जो है the foundation question of what you want to achieve. ये corporate level जो सबसे top of the level है उनका vision होता है. वो basically वो देखते हैं कि उन्होंने क्या करना है, क्या हासिल करना है, कैसे करना है. ये business level strategy है, action जो आप उसको execute कर रहे थे. The level focus on how you are going to compete. And market level strategy, the strategy level focus on how you are going to grow. कि आपने अपने आप को ग्रो कैसे करना है, आपने अपने आप को जो है अपने राइज कैसे करना है, आपने बिजनेस को ग्रो कैसे करना है. स्ट्रेटजी एनालिसिस एंड चॉइस. अब ये है कि जी स्ट्रेटजी तो आपने बना ली, अब उसकी एनालिसिस कैसे होगा और उसकी जो आपके पास ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज जो होती हैं, चॉइसेस, उनको हम कैसे एलिमिनेट करते हैं. ये कहता है जी वेदर इट्स ब्रोक और नॉट, फिक्स इट, मेक इट बेटर, नॉट जस्ट प्रोडक्ट्स बट द होल कंपनी इफ नेसेसरी. बिल स्पार्टियो सेपोरिटो, बिल सेपोरिटो जो है एक, उन्होंने ये कहा है कि वेदर इट्स ब्रोक और नॉट, टूटे या ना टूटे लेकिन आपने उसको मेंटेन रखना, फिट रखना है. मेक इट बेटर, उसे बेहतरीन रखें. नॉट जस्ट द प्रोडक्ट्स, सिर्फ प्रोडक्ट्स को नहीं, कंपनी को भी. लाइफ इज फुल ऑफ लूजी ऑप्शंस, कि आपके पास हर वक्त ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं, आप उन्हें इनकैश करने की करें, लेकिन उसके लिए भी आपके पास प्रॉपर एक पैरामीटर हो जिसके थ्रू आप उसको ऑप्शन को एक्सरसाइज करें. अभी कहता है जी सब्जेक्टिव डिसीजंस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन. हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेटजी एनालिसिस एंड चॉइस. सब्जेक्टिव डिसीजंस बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो हम चीज़ जिसको एड्रेस कर रहे हैं उसकी फिजिकल, हम जब उसका एनालिसिस करते हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, उसकी फिजिबिलिटी, वायबिलिटी को, और जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके हिसाब से हमने अपना डिसीजन लेके चलना होता है. यानी कि जी हम सोच रहे थे कि जी हमने ये करना है, हमारे पास रिसोर्स नहीं है, हम ये करते हैं कि जी हम ऐसी चीज़ बनाते हैं कि ये होगा, ये चीज़ ऐसे बनेगी, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है. आप ये कहते हैं कि जी हमारे पास है, हर चीज़ है, आपके पास फाइनेंस नहीं है उस टेक्नोलॉजी को लेने के लिए, तो आप डिसीजन मेकिंग उस हिसाब से करते हैं जो आपके पास ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है. जनरेटिंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, आपको एक स्ट्रेटजी पर रिलाई नहीं करना. आप ये कहते हैं कि यार ये काम कर रहे हैं, अगर हो गया ठीक है, नहीं है तो हमारे पास और क्या ऑप्शंस है. ऑलवेज कम अप विद द अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज. सेलेक्ट स्ट्रेटजी टू परस्यू, आप उनमें से जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई होती हैं उनमें से एक को लेते हैं जो आपको बेहतर नजर आ रही होती है. आप कहते हैं कि यार हम ये सोच रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हमारे पास ये भी है, ये भी है, वो दो तीन ऑप्शंस है,
लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये मुझे लगती है बेहतर है। जैसे अगर आप थोड़ा सा ये देखें, आपकी जो करियर काउंसलिंग होती है शुरू में, आप मैट्रिक इंटर के बाद सोचते हैं यार क्या बनना है, डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, अगर वो इतने नंबर आ गए तो डॉक्टर होगा और ये इंजीनियर है या और है। तो ये आप स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं कि आपने अचीव क्या करना है और कैसे करना है, वो डिपेंड करता है आपकी ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो जो अवेलेबल होती है। स्ट्रेटजी एनालिसिस ड्राइव फ्रॉम विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, एक्सटर्नल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। बिल्कुल ऐसे ही है जो मैंने अभी शुरू में बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी बेस करती हैं आपके विजन पे, आपके मिशन पे, आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और आपकी एक्सटर्नल ऑडिटिंग जो है, एक्सटर्नल असेसमेंट है कि आपका एनवायरनमेंट या वो बाकी सेगमेंट्स कैसे हैं, और इंटरनल स्वॉट एनालिसिस कि आपकी अपनी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं। इसके अंदर एक और चीज़ है कि हम ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी की जब बात करते हैं, जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स कैसे होते हैं, पार्टिसिपेशन इन गैदरिंग ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी शुड बी ब्रॉड एज पॉसिबल। यानी उसके अंदर भी आप उसको अपने आप को लिमिटाइज ना करें, आप उसमें जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी भी, उसको भी एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखें कि जी अगर ये नहीं होता तो ये हमें किस हद तक फैसिलिटेट कर सकती है या हमें कितना कंपेटिटिव एडवांटेज या कंपेटिटिव एज दे सकती है। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी एनालिसिस एंड डिजाइन, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं बेसिकली स्ट्रेटजी एनालिसिस के अंदर। पहली स्टेज में होती है इनपुट स्टेज के, हम उसमें क्या इनपुट कर रहे हैं, फिर हम उसको स्ट्रेटजी जो हम उसमें इनपुट हम जो कर रहे हैं, स्ट्रेटजी जो हमने सोची थी, जो हमने एक्शन प्लान बनाया था, हम जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम उसमें इनपुट स्टेज में हैं, हम उसमें अपनी पूरी अपनी प्रॉपर इनपुट पार्टिसिपेशन देते हैं। फिर हम उसको मैच करते हैं एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स से, एग्जिस्टिंग मार्केट से और एग्जिस्टिंग फैक्टर से। उसके बाद फिर ये होता है कि उसको एवेल्युएट करके हमारा डिसीजन स्टेज होती है। ये 3 स्टेजेस हैं जो इसके अंदर आती हैं। हम स्टेज 1 पे आते हैं। स्टेज 1 ये कहती है कि इसमें 3 तरह के फैक्टर्स हैं, एवोल्यूशन हैं। सबसे पहले है जी ईएफई मैट्रिक्स। ईएफई मैट्रिक्स कहते हैं जी एक्सटर्नल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स, कि आप एक्सटर्नल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स है। फिर आईएफई होता है इंटरनल फैक्टर एवोल्यूशन मैट्रिक्स। फिर होता है कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स सीपीएम, के आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं। इनको आगे डिटेल में देखते हैं। Matching between organization internal resources, skills and opportunities and risk created by its external factor. Basically ये SWOT analysis है कि आपके पास स्ट्रेंथ आपकी क्या है और आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। आपने उसको कैश करना है एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ, अपनी वीकनेसेस को ओवरकम करते हुए और थ्रेट्स को मिनिमाइज करते हैं। थ्रेट्स वो हैं जो एक्सटर्नल रिस्क आपके साथ इन्वॉल्व होता है, वो थ्रेट्स कहलाते हैं। तो यही होता है कि आपने अपॉर्चुनिटी देखी, उसको एनकैश करने के लिए आपने स्ट्रेंथ्स को अपनी फ़ायदा उठाया, अपनी वीकनेस को ओवरकम किया, और आपने जो एक्सटर्नल थ्रेट्स थी, जो रिस्क थे, उनको भी आपने लिमिटाइज किया। ठीक है, अब हम इसमें कहते हैं कि हमारा जो मैचिंग स्टेज आता है, सेकंड स्टेज जो आती है, अब सेकंड स्टेज में क्या होगा जी। सेकंड स्टेज में सबसे पहले वो कहता है जी स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट मैट्रिक्स या स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट हमने पढ़ा था क्या होता है जी, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। स्वॉट हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस भी पीछे किया था। स्ट्रेंथ ये होती है कि आपकी की स्ट्रेंथ क्या है, इसमें आपके रिसोर्सेज हो सकती हैं, आपके टेक्नोलॉजी हो सकती है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपका ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, आपका ब्रांड नेम हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट हो सकती है, आपका कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकता है। अब वीकनेस क्या होगी, वीकनेस ये होगी कि आपके पास लिमिटेशंस हो जाएंगी, आपने जिस एक्सटर्नल जगह पे जाके काम करना है, वहाँ के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो उनके लेजिस्लेटिव फैक्टर्स हैं, वो आपको अफेक्ट कर सकते हैं। वो थ्रेड्स में होगा। आपकी वीकनेसेस ये होगी, आपके फाइनेंसेस कम है, आपके पास जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है वो एक हद तक टेक्निकल है, उससे आगे नहीं जा रहा होगा। फिर उसके में ये है कि आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं होगी, आपके पास अप टू डेट मशीनरी नहीं होगी, ये आपकी वीकनेसेस हो सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज इज ऑलवेज अवेलेबल इन द मार्केट। जब भी हम मार्केट की या किसी भी सिनेरियो की बात करते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आर वाइडली अवेलेबल। हमने राइट अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना होता है टू ग्रो। अगर नहीं होता तो समटाइम्स वो आपको मतलब आपका वो जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपेरिमेंट है, वो वेस्ट भी हो सकता है। स्वॉट के अंदर तीसरी चीज होती है जो आपकी अपॉर्चुनिटीज की बात होगी। थ्रेट जो होते हैं वो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो एसोसिएट करते हैं, जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं। उनके लिए आपने एक पॉलिसी बनानी होती है कि अगर इस तरह के लॉज एंड लेजिस्लेशन है तो हमें वहाँ पे इस तरह से करना पड़ेगा। जिस तरह के यहाँ पे अल्कोहलिक ड्रग्स और ये चीज़ें पाकिस्तान या इस्लामिक स्टेट्स में नहीं बेच सकती, तो वो कंपनी जो ये बेचती हैं वो अदर प्रोडक्ट्स यहाँ बेचती हैं, बाकी जगह पे वो दूसरी भी बेच रही होती हैं। इसी तरह हलाल और हराम की प्रोडक्ट्स में भी इसी तरह ही है कि वो जो हलाल फैक्टर्स है वो इस्लामिक स्टेट्स में आता है उन्हीं कंपनीज का, और जो दूसरा होता है जो पोर्क मीट और बाकी चीज़ें होती हैं वो जा रहा होता है। तो ये वो थ्रेट्स होती हैं जो उनकी ग्रोथ को अफेक्ट कर रही होती हैं।
तो उसके हिसाब से उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी डिजाइन करनी है कि इस थ्रेट का इम्पैक्ट उन्होंने किस हद तक मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब स्ट्रेंथ हम अगर आप हमने इसको डिटेल पढ़ ली तो स्ट्रेंथ जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होती है, वीकनेसेस उसकी जो होती हैं वो बिल्कुल हर हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वीकनेसेस मौजूद होती हैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें वीकनेस मौजूद ना हो और उसमें प्रॉब्लम्स हो। अपॉर्चुनिटीज इज ऑलवेज अवेलेबल, उसको आपने इनकैश करना है एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। उसमें यह है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटीज के साथ मर्ज करते हैं। इसका मेथड ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को और अपॉर्चुनिटीज को सेट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज लेते हैं और अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से उसे एवेल्युएट करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आप उस वीकनेस को ओवर करते हैं। हो सकता है आपके पास टेक्नोलॉजी का हो लेकिन आपकी वर्कमैन स्किल इतनी है कि आप जहां 12 घंटे काम करते हैं आप 18 घंटे का लोड देके आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी वर्कफोर्स इतनी है कि आपके पास टेक्नोलॉजी अप टू डेट नहीं है लेकिन आप टफ टाइम दे सकते हैं इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। आप अपनी वीकनेस को ओवरकम कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंसिस के लिए किसी को आप फाइनेंसर को ढूंढ सकते हैं, आप किसी बैंक के थ्रू जा सकते हैं, फाइनेंसिंग करके अपनी वो वीकनेस को ओवरकम कर सकते हैं। और थ्रेट वो होता है एक्सटर्नल, ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, वो ये थ्रेट्स कहलाती हैं। इसमें आपके पॉलिटिकल फैक्टर भी हो सकते हैं, आपके लीगल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, आपके वर्कफोर्स के फैक्टर्स भी हो सकते हैं, आपके डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, आपके कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और आपके लॉज हैं, ऑपरेटिंग लॉज हैं, टैक्सेस हैं, ये सारी चीज़ें आपकी थ्रेट्स होती हैं जो आपके बस में नहीं होती लेकिन आप पर असरअंदाज हो रही होती हैं। सो हमने स्वॉट को पहले भी डिस्कस किया था, आज भी उसका थोड़ा सा ओवरव्यू किया है। तो दिस इज स्वॉट एनालिसिस। जब भी हम कोई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करते हैं हम ये देखते हैं हमारी की स्ट्रेंथ क्या है, हम क्या हम इस ये जो हम डिसीजन प्लान किया है या हमने जो भी प्लानिंग की है हम उसको ड्राइव कर रहे हैं और हम उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ्स में क्या है, हम कहाँ कहाँ वीकर हो सकते हैं, हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हमें क्या क्या चीज़ें हैं वीकनेसेस जिनको हमें इग्नोर करना है या ओवरकम करना है या सेट असाइड करना है। फिर ये है कि जो आप प्लानिंग की होती है, आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई होती है वो अपॉर्चुनिटीज को बेस करके की होती है, क्या वो फिर यहाँ पर स्टेज में वो उसकी जरूरत इसलिए दोबारा आती है कि क्या वो जो अपॉर्चुनिटी आपने कैश की थी वो स्टिल एग्जिस्ट करती है, ये चेंज हो गई है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती, या आपने कोई गलत चीज को बना लिया था। तो ये एवोल्यूशन करनी इसलिए बड़ी जरूरी है इनिशियल स्टेज पे। फिर वही अगेन बात थ्रेट्स की आती है कि आपके उसकी स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान पे आपको रुकावटें कहाँ से आएंगी। आपको ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ जो थ्रेट्स आ रही हो आपने उसको देखा ही ना हो और आपको जो काम स्ट्रेटजी या जो एक्शन आप करना चाह रहे हो, प्लान करना चाह रहे हो, वो आपका एग्जीक्यूट ही ना हो सके। तो इसलिए ये इनिशियल स्टेज पे बहुत जरूरी है। ठीक है, ये इसने 4 तरह की स्ट्रेटजीज बनाई है कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटीज, कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज को डिजाइन करें, ये सबसे स्ट्रॉन्गर आपका जो है ना ये फैक्टर हो जाता है कि आपकी स्ट्रेंथ भी है और आपने अपॉर्चुनिटी भी राइट पकड़ी है, तो यू आर अ मार्केट लीडर और आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं। फिर है वीकनेस अपॉर्चुनिटीज, कि आप ग्रो नहीं कर सकते सॉरी आप ग्रो नहीं कर सकते, आपके पास लिमिटेड फाइनेंसेस हैं, वो आपकी वीकनेस है। उसको देखते हुए आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज कैच करते हैं जहां से आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये भी अगेन एक स्ट्रेटजी है। स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स की, आपकी स्ट्रेंथ ही इतनी है कि आपको थ्रेट्स का फर्क ही नहीं पड़ता, आपके पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, वो जी जो मर्जी कर ले, हमारी तो चीज बिकनी है, वो पाबंदी लगा दें, टैक्स लगा दें, जो मर्जी कर दें, हमने तो बेचनी बेचनी। तो आपकी इसकी आपकी इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है तो आपकी की इमेज है। एंड वीकनेस एंड थ्रेट्स, ये इसकी लास्ट जो है वो टाइप ऑफ स्ट्रेटजी है कि आप अपनी वीकनेस और उसकी थ्रेट्स इन दोनों को मर्ज करके कोई ऐसी स्ट्रेटजी डिजाइन करें कि ये आपको लीस्ट अफेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना। अब ये कहता है कि ऐसा स्ट्रेटजीज यूज एज अ फर्म इंटरनल स्ट्रेट टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज, वही बात होगी। वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेटजीज इंप्रूव इंटरनल वीकनेसेस बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज, वही बात मैंने जो आपको इससे पहले समझाई है। आगे आगे आपका स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स, स्ट्रेटजीज यूज अ फर्म स्ट्रेंथ टू अवॉइड एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल थ्रेट, मैंने वही मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली जो आपसे बात की थी। फिर है जी वीकनेस एंड थ्रेट्स, strategies defensive tactics aimed at reducing internal weakness and avoid external threats, वही कि आप इसका लीस्ट इम्पैक्ट जो है वो बेयर करेगी ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग आगे। लिमिटेशंस भी हैं जी इसकी कुछ, वो ये कहता है कि डजंट शो हाउ टू अचीव अ कंपेटिटिव एडवांटेज, इस एनालिसिस के अंदर हमें कंपेटिटिव एडवांटेज का कोई डायरेक्ट अप्रोच नजर नहीं आती। प्रोवाइड अ स्टैटिक असेसमेंट इन टाइम, ये लेकिन ये है कि आपकी एक ओवरऑल सी असेसमेंट कर देता है। may lead the firm to overemphasize a single internal external factor in formulating strategy, आप किसी भी एक फैक्टर को लेके आप अपनी वीकनेस, आप अपनी जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन है उसको अफेक्ट कर सकते हैं, ये इसका जो है लिमिटेशन है। नेक्स्ट है जी स्पेस मैट्रिक। स्पेस मैट्रिक कहता है जी स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन एवोल्यूशन मैट्रिक्स, स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन एवोल्यूशन मैट्रिक्स।
इसमें ये होता है कि जो फर्म की आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग होती है कि आपकी फर्म कहाँ पर है, किस तरह से कर रही है, क्या कर रही है, तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो फर्म की होती है और वो जो एक्शन आप ले रहे होते हैं उनकी ये डायरेक्ट एवोल्यूशन है कि आप एग्रेसिवली जा रहे हैं, कंजर्वेटिवली जा रहे हैं, डिफेंसिव जा रहे हैं या कंपेटिटिव जा रहे हैं। ये चार चीज़ों को रिव्यू करती है आपकी स्ट्रेटेजीज। एग्रेसिव ये होती है कि आप कहते हैं यार जो मर्जी हो जाए, हमने करना ही करना है, लेट्स गो इट, देखी जाएगी, नुकसान होता है तो होने दो। कंजर्वेटिव ये होती है कि आप कंजर्वेटिवली चल रहे होते हैं कि आप ना चाहते हुए भी आप चल रहे होते हैं और बड़ा मतलब उसको ना चाहते हुए भी आप चला रहे हैं। डिफेंसिव ये होती है कि आप बच बचा के चल रहे होते हैं, आप हर चीज़ को एवेल्युएट कर रहे होंगे कि नहीं यार इस तरह से करें, हम इस तरह करें, इस तरह करें, या इतना ओपनली करेंगे नुकसान ना हो जाए, ये करें। और कंपेटिटिव में होता है कि आप compete करके चल रहे होते हैं, हेड टू हेड चल रहे होते हैं। बाज़ औक़ात आप कहते हैं यार नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी काम करो, लेकिन मार्केट में सर्वाइव करना, कंपेटिटर को आगे नहीं आने देना। ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अब कहते हैं जी इंटरनल डायमेंशंस क्या है इसके अंदर। स्पेस मैट्रिक्स अभी आगे इसका आएगा, वो आपको बताता है। इसमें चार चीज़ें होती हैं, एफ पी, सी पी, ई पी, आई पी। एफ पी इज़ द फाइनेंशियल पोजीशन, सी पी इज़ द कंपेटिटिव पोजीशन। ये आपके इंटरनल डायमेंशंस है, जाहिर बात है, फाइनेंस भी और कंपेटिटिव पोजीशन भी। एक्सटर्नल डायमेंशंस क्या है, एनवायरमेंटल पोजीशन की जिस एनवायरनमेंट में आपने एग्जीक्यूट करना है उसकी पोजीशनिंग क्या है, और इंडस्ट्री पोजीशन क्या है कि जिस और इंडस्ट्री या सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उसकी अपनी पोजीशनिंग क्या है। ये इससे इनकी कंपैरिजन से हम इसको एवेल्युएट कर सकते हैं। ये देखिए जिस तरह से ये दिया हुआ है, आपका टॉप पे है फाइनेंस, आपका है नीचे एसपी है, साइड पे आपका सीपी है और एक तरफ आपका आईपी है। अब ये कहता है कि जी अगर हम कंजर्वेशन स्ट्रेटजी में जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशनिंग होगी और आपकी कंपेटिटिव पोजीशनिंग होगी। दोनों फाइनेंशियल पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग है और कंपेटिटिव वीक है। तो कंजर्वेटिव होगी, आप मार्केट पेनिट्रेट भी कर रहे होंगे, मार्केट नई डेवलप भी कर रहे होंगे, प्रोडक्ट को भी नया डेवलप कर सकते हैं या डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ये होता है कि आप एक फील्ड में रहते हुए भी कर सकते हैं और एक एंटायरली नई चीज़ भी ला सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक ही प्रोडक्ट लाइन है, जस्ट लाइक आपने आप एक बेवरेजेस में काम करते हैं तो आप उसमें फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, आप उसमें डिफरेंट टाइप की बेवरेजेस ऐड कर सकते हैं, आप उसमें जूसेस का सेगमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये आपकी डाइवर्सिफिकेशन स्टाइल्स है। हाँ, बेवरेजेस में रहते हुए आप एंटायरली डिफरेंट चीज़ लॉन्च करते हैं, जैसे लेज ने चिप्स किया, वो भी एक डाइवर्सिफाई है लेकिन एंटायरली न्यू डाइवर्सिफिकेशन है, उनकी नई प्रोडक्ट नई चीज़ थी। नाउ कम टू फाइनेंशियल पोजीशनिंग, इंटरनल पोजीशनिंग। अब आप ये देख लें, इसमें ये कहता है एग्रेसिव स्ट्रेटजी में क्या होता है। एग्रेसिव में आप बैकवर्ड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं। आप फर्ज करें कि आप फॉरवर्ड बैकवर्ड और हॉरिजॉन्टल। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ये होती है कि आप अगर लेट्स से कि आपका सिर्फ आप कपड़ा बनाते हैं, आप उससे फिनिश गुड बनाना शुरू करते हैं, ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है। आप कपड़ा बनाते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन की है कि आप उसका फॉर्मेशन यान से, धागे से जो उसकी है स्पिनिंग है वो बनाना शुरू कर दें। ये हॉरिजेंटल ये होगी कि आप उसमें एंटायरली डिफरेंट चीज़ ऐड करनी शुरू कर दें। आप अगर क्लोथिंग में काम करते हैं तो आप अपहोल्स्ट्री, आप टेबल्स क्लॉथ और बाकी चीज़ों में जा सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन के स्टाइल्स हैं डिफरेंट। अब एग्रेसिव स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले है कि जी आपने हर तरह के इंटीग्रेशन को जेन में रखना है कि जी हमने आगे भी जाना है, पीछे भी जाना है, ऊपर नीचे, हमने जो है ना इसको छोड़ना नहीं है, करना है। और एग्रेसिवली मार्केट में पेनिट्रेट करना है, मार्केट में घुस जाना है, देखी जाएगी क्या हो गया, मार्केट की डेवलपमेंट करनी है, मार्केट को ग्रो करना है, प्रोडक्ट देनी है, डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड और अनरिलेटेड लेकिन करनी है। द रीजन इज दैट कि आपने गेन करना है। डिफेंसिव स्ट्रेटजी में यह है कि आपका सीपी और एसपी दोनों आपके वीकर साइड पर हैं। तो आप ये कहते हैं कि यार हम इसको देखें, डिफेंसिव होकर चलें, रिट्रेंचमेंट करते हैं, प्रोडक्ट को स्क्वीज करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन में चले जाते हैं, लिक्विडेशन करते हैं, कुछ चीज़ें खत्म कर देते हैं, मतलब कुछ चीज़ों को जान छोड़ना शुरू करते हैं, बहुत डिफेंसिव अप्रोच में चले जाते हैं, यानी डरे डरे काम कर रहे होते हैं। कंपेटिटिव एडवांटेज में ये होता है कि आपका आईपी जो है पोजीशनिंग वो स्ट्रांग है और एसपी आपकी जो है स्ट्रेटजिक पोजीशनिंग वीक हो रही है। अगर आप डाउन द स्केल देखें तो वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। इसमें कंपेटिटिव है, कंपेटिटिव में क्या कहता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन आप कर रहे होते हैं कम्पीट करने के लिए, कि आपने सस्टेन करना है मार्केट में, हमारा नाम खराब ना हो, हमारी प्रोडक्ट ना जाए, हम जो है हमने सस्टेन करना है, हमने कंपेटिटिव को टफ टाइम देना है, हम एक काम करते हैं हम जी उसके साथ हम कॉस्ट टू कॉस्ट चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। तो मार्केट पेनिट्रेट भी कर रहे होते हैं, मार्केट डेवलप भी कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट की डेवलप कर रहे होते हैं और इंटीग्रेट भी कर रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें फिर आगे आ जाती है बीसीजी मैट्रिक्स। बीसीजी है बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप मैट्रिक्स। ये मार्केटिंग की बड़ी स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स है। इसके अंदर भी आपको मैं आगे इसमें इसके जो ग्राफ बनता है उसमें दिखाता हूँ। इसमें चार है कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से या आपकी जो कंपनी है उसके हिसाब से कि आप क्या कैश काउ हैं या आप लेगर्ड्स हैं या आप जो हैं स्टार प्रोडक्ट्स हैं। वो इसको मैं आगे इस पर बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप मैट्रिक्स कहता है कि असिस्टेंट
मल्टी डिविजनल फर्म इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज, एटोनमस डिवीजन होते हैं, हर डिफरेंट पोर्टफोलियोज होते हैं हर कंपनी की। अब जिस तरह हम बात करते हैं लिवर ब्रदर्स की या लैक्सन टोबैको इसकी लिवर ब्रदर्स की या कोलगेट पामोलिव की बात करते हैं, इनके पास सोप्स भी हैं, इनके पास शैम्पूज भी हैं, इनके पास साबुन भी है, इनके पास सर्फ भी है। तो इसलिए इनके डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं, हर अलग डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। डिवीजन में कम्पीट इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, हर कोई डिफरेंट इंडस्ट्री में कम्पीट कर रहा होता है। फोकस ऑन रिलेटिव मार्केट शेयर एंड पोजीशन, हम मार्केट पोजीशन से और ग्रोथ रेट से उनकी वो निकाल लेते हैं कि उनके प्रोडक्ट जो है वो कैश का है, स्टार प्रोडक्ट है, वीक प्रोडक्ट है या क्या है। सबसे पहले है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो इसमें जब आप ग्राफ को देखेंगे उसमें देखेंगे आपका मार्केट शेयर कम होगा, लेकिन मार्केट जब आप ग्रो बड़ी होगी। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो शेयर है मार्केट में वो हमें कम मिल रहा है, हम मार्केट में से आउट होते जा रहे हैं, मार्केट में ग्रो कर रही है, मार्केट बढ़ रही है, हम आउट होते जा रहे हैं। क्वेश्चन मार्क आ गया कि भाई ये क्या हो रहा है। फिर है स्टार्स। स्टार प्रोडक्ट, स्टार में ये होता है कि आपके पास शेयर भी ज़्यादा है और आप इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। इट मीन्स कि आप खुल के खेल रहे हैं, मार्केट शेयर भी बढ़, मार्केट भी ग्रो कर रही है और आपकी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। कैश काउज वो होती हैं कि आपके पास शेयर भी मार्केट का ज़्यादा हो और ग्रोथ भी ना हो। यानी कि जिस तरह अभी अगर इस तरह हम पेंडेमिक की बात करें, इसके अंदर हेल्थ केयर की चीज़ें जो है बहुत बिकी हैं, ठीक है ना। उनका मार्केट इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं थी, इंडस्ट्री सारा काम बंद था, लेकिन ये कमा रहे थे। तो इसमें इस तरह की कंपनीज जो थी, कैश काउज का नाम, उनको हम कैश काउज का नाम देते हैं कि जिनके पास हाई रेलेटिव शेयर होता है लेकिन मार्केट भी ग्रो नहीं कर रही थी, उसके बावजूद वो अच्छा कमा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आती है जैसे डॉग्स। डॉग्स का मतलब इसमें ये कहा गया कि वीकर प्रोडक्ट, कि आपके पास मार्केट शेयर भी नहीं है और मार्केट में जान भी नहीं है, तो या तो आप अपने आप को डाइवर्सिफाई कर लें, उस स्ट्रेटजीज चेंज कर लें, या उस सेगमेंट को ड्रॉप कर दें। तो ये कुछ इस तरह से ये बनती है कि ऊपर रिलेटिव मार्केट पोजीशनिंग आती है और एक साइड पे आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ आती है। आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ मीडियम है, मीडियम टू हाई है, और इधर से आपकी मार्केट शेयर पोजीशनिंग, ये देखें आपके जिस तरह ये जो आपका इंडस्ट्री ग्रोथ और ये है रिलेटिव मार्केट शेयर। आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ जो है मीडियम टू हाई है और ये भी मीडियम टू हाई है रिलेटिव मार्केट शेयर, तो आप स्टार प्रोडक्ट में आ जाते हैं। आपके पास यहाँ मीडियम टू लो है, उधर भी मीडियम टू लो है, तो क्वेश्चन मार्क कि जी हम क्यों नहीं मार्केट में सरवाइव कर पा रहे। हालांकि मार्केट भी ग्रो कर रही है ना, मीडियम टू हाई ग्रो कर रही है मार्केट, लेकिन हमारा शेयर लो हो रहा है। क्यों हो रहा है मीडियम टू लो, ये आइडेंटिफाई करना है। इसमें मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजीज रिवाइज करते हैं, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज को रिवाइज करते हैं, हम कोई नई प्रोडक्ट्स को बनाते हैं या डाइवर्सिफाई करते हैं, डाइवर्सिफाई करके कोई नई चीज ला रहे होते हैं, सो दैट हम कर रहे होते हैं। स्टार के अंदर क्या होता है, हम इंटीग्रेशन में जा रहे होते हैं, हम फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, मार्केट पेनिट्रेशन रैपिडली कर रहे होते हैं, मार्केट डेवलपमेंट रैपिडली हो रही होती है, प्रोडक्ट्स भी नहीं आ रही होती हैं क्योंकि मार्केट ग्रो कर रही है और साथ ही आपकी इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है। अब आते हैं थर्ड सेगमेंट में। थर्ड सेगमेंट में ये कहता है कि आपकी इंडस्ट्री ग्रोथ जो है ना मीडियम से लो आ रही है, यानी इंडस्ट्रियल की ग्रोथ कम हो रही है, लेकिन आपका मार्केट शेयर जो है ना ये बहुत अच्छा हो रहा है। मार्केट शेयर अच्छा हो रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है कमा रहे हैं और मार्केट में काम नहीं हो रहा। तो उस तरह के प्रोडक्ट को कैश क्रॉप कहते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज में होती है कंपनीज, डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे होते हैं, रिट्रेंचमेंट खत्म कर रहे हैं, डाइवर्सिचर आ रहा होता है, कोई नई चीजें आ रही होती हैं। आखिरी आता है डॉग्स का सेगमेंट। इसके अंदर क्या हुआ, आपने देखा कि जी आपका जो मार्केट का ग्रोथ रेट है वो जीरो मतलब मीडियम से लो आ रहा है, और सेम इधर भी आपका मीडियम से लो आ रहा है मार्केट शेयर। तो यहाँ आप रिट्रेंचमेंट, आप उसको स्क्वीज कर रहे होंगे, आप डाइवर्सिफाई कर रहे होंगे, या आप चीज़ों को ख़त्म करके कोई नई चीज़ में जा रहे होंगे। तो ये है जी, इट्स ऑल अबाउट बीसीजी मैट्रिक्स। तो इसके अंदर आप ये देखेंगे बड़ी क्लियर पिक्चर उसने बताई हुई है कि आप इसमें इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। अपनी सारी स्ट्रेटजीज हैं, इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज हैं, पेनिट्रेशन स्ट्रेटजीज हैं, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज हैं। फिर ये है कि अगर आप स्टार में फॉल करते हैं तो आपको मजीद सस्टेन करने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन मार्क्स में है तो यहाँ आप न्यू स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में जा रहे होंगे, न्यू एक्शन प्लान में, न्यू प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे होंगे, नई प्रोडक्ट ला रहे होंगे, प्रोडक्ट को चेंज कर रहे होंगे। आप हो सकता है उसकी पैकेजिंग चेंज कर रहे हो उसको अपीलिंग करने के लिए, या को आपने उसकी पैकेजिंग इतनी की है कि वो आपकी ब्रांडिंग में वीक हो रही है, तो आप उसकी न्यू ब्रांडिंग कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन मार्क है। कैश काउ के अंदर ये है कि आप
बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे होंगे, आपका काम चल रहा होगा, आप कमा रहे होंगे, उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम होता है। यू गो फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यू गो फॉर न्यू डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। आप इसमें रिट्रेंचमेंट, कुछ चीज़ें नहीं चल रही होंगी, आप उन्हें ऑब्सोलीट कर रहे होंगे या कुछ नया डाइवर्सिफाई करके कोई नई चीज़ ला रहे होंगे, या आपका एग्जिस्टिंग सेटअप तो सही कमा रहा है, आप उसमें नए टाइम में नई स्विचिंग कर रहे होंगे। रिट्रेंचमेंट में आगे जो डॉग्स वाला सेगमेंट है उसमें ये है कि आप खत्म कर रहे होंगे चीज़ों को, डाइवर्सिटी में जा रहे होंगे या लिक्विडेशन में जा रहे होंगे, आप चीज़ों को खत्म कर रहे हैं और मतलब बिजनेस के क्लोजर में जा रहे हैं, कि एक प्रोडक्ट लाइन के क्लोजर में जा रहे हैं। जैसा कि आप देखें बहुत सारी चीज़ें चलते चलते वो जो है वो ख़त्म कर देती हैं, कंपनीज खुद ब खुद ऑब्सोलीट कर देती हैं कि वो जो है, क्योंकि वो उनकी प्रोडक्ट जो है वो ये हो रहा होता है कि उसको मार्केट में पोजीशन नहीं, मतलब नहीं हो रहा था, मार्केट भी डाउन हो रही है उसकी और वो भी हो रही है, तो उसमें वो क्लोज हो रही है जो डॉग्स में। तो ये डॉग्स में फिर ये हो रहा होता है कि आप ये देख रहे होते हैं कि यार हमारे पास शेयर भी नहीं है और ये हमारे ऊपर बोझ बनता जा रहा है, हम नुकसान दर नुकसान किए जा रहे हैं, या तो हम इस प्रोडक्ट लाइन को ख़त्म कर दें, या हम कोई नई डाइवर्सिफिकेशन में चले जाएं, या हम इस सेगमेंट को ही क्लोज करके किसी और सेगमेंट में काम करें। तो ये होती है ऑब्सोलेंस। अच्छा, कुछ कंपनीज जो होती हैं वो प्लान्ड ऑब्सोलेंस करती हैं। प्लान्ड ऑब्सोलेंस ये होती है कि जानते बूझते हुए अपनी टेक्नोलॉजी को वो वीक कर देती, खत्म कर देती है। सबसे अच्छी अच्छी एग्जांपल है आपका सेल फोन्स, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो कंपनी आप देखें, पहले वीसीआर था, फिर वीसीडीज आए, फिर डीवीडी प्लेयर्स आए, फिर ब्लू रे डिस्क आई, फिर अब कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ सिंपल MP3s आई, फिर आपके पास अब ये है कि आप यूएसबी लगाते हैं, आपको सीडी प्लेयर की भी जरूरत नहीं है। तो चीज़ों को जानते बूझते ख़त्म कर देना या उनका मियाद ख़त्म कर देना। अब जिस तरह आप एक फ़ोन लेते हैं, 3 या 4 साल के बाद वो मॉडल ही पुराना हो जाता है, फीचर्स ही ख़त्म हो जाते हैं, उसमें ऐप्स ही आने नहीं लगती, तो वो होता है प्लान्ड ऑब्सोलेंस। इसी तरह कंप्यूटर्स के अंदर होता है कि शुरू में बड़े 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 कंप्यूटर्स आए थे, फिर आपके पास छोटे आए, फिर रिफाइन होते गए होते गए होते गए, तो अब वो कॉम्पैक्ट साइज में आने लगे। तो ये भी प्लान्ड ऑब्सोलेंस है कि वो जो हम 8-10 साल पहले, 20 साल पहले जो कंप्यूटर आया था वो अब काम ही नहीं करता, उस पर ऐप्स ही नहीं चलती। तो ये सारी चीजें प्लान ऑब्सोलेंस में थे। तो दैट वाज ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजिक एनालिसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, इसकी स्टेज 2 को और स्टेज 3 को मजीद। थैंक यू वेरी मच।